Hello everyone, this is Kanika explaining the topic entitled Pharmacology of Antileprotic Drugs. क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें एंटीलेप्रोटिक ड्रग्स की तो हमने इसको चार हिस्सों में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज सल्फोन, सेकंड इज फेनाजीन, एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग एंड अदर्स. सल्फोन के अंदर आता है आपका डैप्सोन, फेनाजीन एंड के अंदर आता है क्लोफाजिमीन, एंटी ट्यूबिकुलर के अंदर आता है रिफैम्पिन और एथियोनामाइड. अदर्स विल इंक्लूड ऑफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंड क्लेरिथ्रोमोमाइसिन. इसका एक निमोनिक है, आपको आसानी से याद कर सकें ताकि remove often clear her dad closet. RI is rifampin, MO is moxifloxacin, OFT is ofloxacin, CL is clofamizine, DA is dapsone, CL is clarithromycin and ET is ethionamide. Talking about mechanism of action involved in leprosy is drug, that is the drug treating लेप्रोसी. तो उसके अंदर जो आपने पहली ड्रग पढ़ी थी सल्फोन कैटेगरी के अंदर पहली है डैप्सोन. तो डैप्सोन एक डायमिनो डाइफिनाइल सल्फोन है जिसको हम केमिकली ऐसे बोल सकते हैं. ये एक स्ट्रक्चरल एनालॉग होता है पाबा का. पाबा की अगर मैं बात करूं दैट इज पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड. बैक्टीरिया जो कि माइक्रोब होता है उसके अंदर अपनी खुद की टेंडेंसी होती है पाबा को सिंथेसाइज करने की, जो कि ह्यूमन बॉडी अपनी डाइटरी इनटेक के थ्रू बाहर से लेती है. तो जिस बैक्टीरिया के अंदर टेंडेंसी है पाबा को खुद सिंथेसाइज करने की, हम उस पे इस तरीके की ड्रग से को बाइंड कराकर अपना जो भी इफेक्ट चाहिए वो हम ले सकते हैं. सो टॉकिंग अबाउट डैप्सोन्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, पहले हम ये एक माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई का स्ट्रक्चर है, उसका सेल है. तो इसमें क्या है, टेनिडीन combines with PABA and in the presence of dihydropteroate synthase it will convert into dihydrofolic acid. डाइहाइड्रोफोलिक एसिड कन्वर्ट करता है खुद को टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेस. दिस टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड is in the presence of डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस. ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड जो आपका थर्ड प्रोडक्ट है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस अपने आप को कन्वर्ट करता है और एक तरीके हम बोल सकते हैं कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस और प्रोडक्शन ऑफ डीएनए, जो एक नॉर्मल आपका प्रोसेस है एक सेल के अंदर बैक्टीरिया की. अब अगर हम इस पाबा को टारगेट करते हुए अपनी ड्रग के थ्रू इनहिबिट कराते हैं, या बोल सकते हैं क्योंकि ये इसका एक स्ट्रक्चरल एनालॉग है पाबा का, तो ये इसकी प्लेस पे जाकर रुकता है और टेरिडीन जब पाबा से बाइंड करके इस रिएक्शन को फॉरवर्ड करता है, ये डीएनए सिंथेसिस करने में हेल्प करता है. और अगर यहाँ पर पाबा ना हो और डैप्सोन हो तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि ये चीज जो प्रोसेस इतना स्मूथली चल रहा था अब वो नहीं होगा. तो इसको दोबारा समराइज करते हैं. डैप्सोन आपके एम लेप्राई माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई के अंदर कैसे अफेक्ट कर रहा है. अगर टेरिडीन और पाबा डाइहाइड्रोटेरोएट सिंथेस की प्रेजेंस में डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं और फिर ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेस, देन दिस टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस फॉर सिंथेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ डीएनए. अगर हम इस पाबा को रिप्लेस कर दे डैप्सोन से, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चरल एनालॉग है पाबा का, तो ये प्रोसेस जो इतना स्मूथली चल रही थी अब वो नहीं होती, जिससे जो सेल वॉल बन रही थी, जो एक प्रोसेस नॉर्मली चल रहा था, अब वो नहीं होता एंड सेल इरप्ट्स, disrupts. Next is some key conceptual terminologies for in relation to dapsone. Primary resistance क्या होता है dapsone की terms में. दो तरह से हम resistance को इसमें हम बांट सकते हैं, primary and secondary. Primary resistance इसके अंदर कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए कि एक A पेशेंट है, वो मतलब उसको कोई इन्फेक्शन नहीं है. अगर वो किसी ऐसे पेशेंट के कांटेक्ट में आता है जिसको ये इन्फेक्शन है, जिसको लेप्रोटिक इन्फेक्शन है, और वो पेशेंट के अंदर जो बेसिली है वो रेजिस्टेंट हो चुकी है, तो जो ए पेशेंट अपने अंदर जिस तरीके के रेजिस्टेंस को लेगा दैट विल बी प्राइमरी रेजिस्टेंस. मतलब इसको दोबारा समझें कि अगर एक ए पेशेंट किसी ऐसे पेशेंट की कांटेक्ट में आता है दैट इज बी पेशेंट जिसके अंदर रेजिस्टेंट बेसिली है, तो जो ए पेशेंट होगा उसके अंदर
प्राइमरी रेजिस्टेंस आएगी। सेकेंडली जो सेकेंडरी रेजिस्टेंस है उसका ये मतलब है कि ए पेशेंट अपने अंदर वो रेजिस्टेंस लेगा जब एक नॉर्मल किसी भी ड्रग की मोनोथेरेपी के लेने से आती है। मतलब एक ए पेशेंट एक ओवर द टाइम पीरियड उसी ड्रग को बार बार ले रहा है, काफी टाइम तक ले रहा है, तब जो रेजिस्टेंस उसके अंदर आएगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज सेकेंडरी रेजिस्टेंस। ओके, देन this is a new term for everyone I guess, that is persisters. persisters का मतलब होता है कि वो drug sensitive bacilli, some drug sensitive bacilli क्या करते हैं अपने अंदर अपने आप को सम किसी टिश्यू के अंदर छुपा लेते हैं। मतलब कोई ड्रग सेंसिटिव बेसिली है वो जाकर टिश्यू के अंदर छुप जाएगा और जैसे ही वहां पर वो ड्रग आएगी तो वो उसको नहीं अफेक्ट उस पर कर पाती। तब उस कंडीशन में वो जो पर्टिकुलर बैसिली है वो अपने आप को डोमेंट कर लेता है और उससे उसके ऊपर उस ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं होता। और जब वो ड्रग विड्रॉ कर ली जाती है बॉडी से तब वो दोबारा से एक सेकेंड कम बैक करते हैं और उसके बाद अपना इफेक्ट दिखाते हैं, दैट इज लेप्रोसी कॉज करते हैं। देन कम्स क्लोफाजिमीन। क्लोफाजिमीन एक डाई है जिसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। अगर ये इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो जो हमने ड्रैप्सोन में पढ़ा था सिमिलर काइंड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इसमें देख सकते हैं। मतलब एक तरीके से ये डीएनए को अफेक्ट करता है, वो डीएनए सिंथेसिस कहीं भी कैसे भी हो रहा हो। तो अगर हम डैप्सोन के मैकेनिज्म के थ्रू ही अगर हम उसको समझाने की कोशिश करें तो जैसे डैप्सोन में टेरिडीन और पाबा मिले थे और आपका डाइहाइड्रोटेरेट सिंथेस की प्रेजेंस में डाइहाइड्रोफोलिक एसिड विद टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनकर डीएनए सिंथेसिस के अंदर हेल्प हुई थी, वैसे क्लोफाजिमीन क्या करेगा इस डीएनए की जो टेम्पलेट है उसका फंक्शन में इंटरफेरेंस करेगा, उसके फंक्शन को हिंडर करेगा। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर भी अपना इफेक्ट दिखाता है, कैसे उसको इसके अंदर उसकी प्रोडक्शन में इंटरफेरेंस करके। इसमें एक स्पेशल याद करने की जो बात है वो है क्लोफाजिमीन के अंदर की इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट प्रेजेंट होता है। रिफैम्पिन की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि रिफैम्पिन एक एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग है और नॉर्मल अगर आपने टीबी का अगर लेक्चर देखा हो तो उसमें कुछ इस तरीके से इसको हम समझेंगे कि डीएनए ये एक माइक्रोबैक्टीरियल डीएनए है, नॉर्मल माइक्रोबैक्टीरियल डीएनए। आपको पता है कि डीएनए से हम एमआरएनए की प्रोडक्शन होती है, एमआरएनए प्रोड्यूस होता है। तो जैसे नॉर्मल कंडीशन में इस माइक्रोबैक्टीरियल का भी सर्कुलर डीएनए और अपने आप को कन्वर्ट करेगा इन एमआरएनए और उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस होगी इन नॉर्मल प्रोसेस। बट अगर हम इस यहाँ पर इस माइक्रोबैक्टीरियल डीएनए के अंदर ऊपर रिफैम्पिन को बाइंड करा दें तो इट विल लीड टू इनहिबिट एमआरएनए फॉर्मेशन। यहाँ पर एमआरएनए फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी और क्योंकि एमआरएनए फॉर्मेशन नहीं हो रही है देयर विल बी नो प्रोटीन सिंथेसिस एज वेल। नेक्स्ट कम्स ओफ्लॉक्सासिन। ओफ्लॉक्सासिन हमें पता है फ्लोरोक्विनोलोन्स की एक नॉर्मल ड्रग है। रेप्लिकेशन क्या होती है हम सब जानते हैं। रेप्लिकेशन एक डीएनए स्ट्रैंड से जब अलग अलग स्ट्रैंड्स अपने आप को डिवाइड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सेवरल एंजाइम्स और प्रोसेसेस, हमें एक अलग डीएनए फॉर्म होता है हमारा एक नॉर्मल चेन से। तो अगर हम इस नॉर्मल ये हमारा एक नॉर्मल ये डीएनए हमारा
पहले एक बना हुआ था हमारा पेरेंट डीएनए। इसके ऊपर आपको पता है एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, जब हमारा डीएनए हेलिकेज काम करता है, हमारे दो एक स्ट्रैंड को अनवाइंड करता है, खोलता है वहां पर रेप्लिकेशन, उसके बाद एक रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्म होता है। तो ये हमारा ओल्ड डीएनए था जिसके ऊपर हमारा डीएनए हेलिकेज ने काम किया होगा और ये दो रेप्लिकेशन फॉर्क्स बनाए होंगे। तो दीज रेप्लिकेशन फॉर्क, अब ये रेप्लिकेशन फॉर्क अपने आप को डिवाइड करते हैं ताकि आगे से इनवर्स डायरेक्शन में अलग अलग दो डीएनए स्ट्रैंड्स बन सकें, जो कि डॉटर डीएनए होती हैं या फिर न्यू डीएनए जो हमारी प्रोड्यूस होंगी, जो कि ये दोनों है। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो ये हमारा ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड था, यहाँ पर इतनी ज्यादा कॉइलिंग होने लगती है, क्योंकि ये आप जैसे एक रस्सी का एग्जांपल लें, एक रस्सी को हम मोड़ रहे हैं मोड़ रहे हैं मोड़ रहे हैं, जब वो रस्सी इतनी मुड़ने लग जाती है कि अब उसके अंदर हम सिंगल फोल्ड नहीं दे सकते, तो खुद में डबल कॉइल करना शुरू कर देती है। दैट इज नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। तो अब इस नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि आगे का प्रोसेस नॉर्मली और स्मूथली चले, जो बैक्टीरिया है वो खुद के अंदर डीएनए गाइरेज नाम का एक एंजाइम उसके अंदर होता है, जो कि वहां पर बाइंड कराता है। जैसे कि ये बाइंड हुआ, इसके बाइंड होने से क्या हुआ, इस बैक्टीरिया डी गाइरेज के बाइंड होने से जो ये सुपर कॉइलिंग हो रही थी, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, जो कि डबल ट्रिपल फोर टाइम्स कॉइलिंग हो रही थी, अब क्या होगा, ये डीएनए वायरस क्या करेगा, इनको निक कर देता है। निक मतलब स्लाइस कर देना, यहाँ से इसे कट करेगा और यहाँ से इसको कट करेगा। जब इसने यहाँ से और यहाँ से इसको कट किया, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाते हैं। जैसे कि इसमें आपने देखा यहाँ पर 4 सुपर कॉइल थे, यहाँ पर कॉइलिंग कम हो गई है, दैट इज यहाँ पर कॉइलिंग कम हुई, ताकि आगे जो प्रोसेस है वो स्मूथली चल सके, ताकि ये धीरे धीरे हट खुलता जाए, ये खुलेगा और ये आगे जो डीएनए हैं उनको बनने में आसानी होगी। तो ये ये एक नॉर्मल प्रोसेस है निकिंग एंड रीसीलिंग का, जो कि डीएनए गाइरेस करता है। और उसके बाद नॉर्मल आप जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो ग्रो करता रहता, मतलब सिंथेसिस होता रहेगा और बैक्टीरिया विल लिव इन दैट कंडीशन। बट ओफ्लॉक्सासिन जो कि एक फ्लोरोक्विनोलोन की एक ड्रग है, ये क्या करती है, ये इनहिबिट करेगी इस डीएनए गाइरेस को। अब सोचिए कि यहाँ पर सुपर कॉइलिंग जो रस्सी थी वो मुड़े जा रही है और मुड़ रही है, और डबल ट्रिपल कॉइलिंग जो एक नॉट्स थी वो बनती जा रही है। क्या आगे की तरफ वो चीज ग्रो कर पाएगी? वो कभी भी ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि एक बैक प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर कि आगे की तरफ वो नहीं बढ़ेगी। तो इसकी वजह से जब ये इनहिबिट हुआ तो आगे की तरफ चेन नहीं पड़ पाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी, तो यहाँ पर टेंशन आएगी और ये चीज यहाँ पर रुक जाएगी, जिसकी वजह से जो डीएनए सिंथेसिस हो रहा था अब नहीं होगा, हिंडर हो जाएगा। और इससे हमारी सेल वॉल, सेल में ब्रेकेज आ जाती है। जब डीएनए नहीं बनेगा तो सेल टूट जाएगी, और इसकी वजह से हुआ पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, मतलब यहाँ पर ओवर सुपर कॉइलिंग हो गई। This is the mechanism of action responsible for the ofloxacin. Now comes minocycline. हमें पता है minocycline टेट्रासाइक्लिन की एक प्रोटोटाइप नॉर्मल ड्रग है। प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में हम सब जानते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस दैट इज एमआरएनए फॉर्मेशन के थ्रू दो सब सेट्स के अंदर राइबोसोम प्रोड्यूस हो, राइबोसोम से प्रोटीन बनता है, दैट इज 50S and 30S। और भी दो तरह के नॉर्मल एस यूनिट्स होती हैं, बट हम इस वक्त इसको कंसीडर करेंगे। 50S के अंदर और 30S के अंदर दो साइट्स होती हैं, पी साइट एंड ए साइट। ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, जो एक नया अमीनो एसिड लेकर ए साइट पे बाइंड होता है। जैसे ये इस पे बाइंड हुआ, उसके बाद सेकेंड प्रोसेस आता है कि ये इसके अंदर इस साइट के कोडोन्स से, जो हमारे 3 कोडोन्स होते हैं, इससे बाइंड होगा। उसके बाद ये जो तीनों, ये जो पेप्टाइड चेन है, ये इसके ऊपर आ जाती है, इसके ऊपर ए साइट पर। जैसे ये इस पे आई, उसके बाद ये वापस पी साइट पर चली जाती है, ताकि यहाँ से एक नया मॉलिक्यूल आकर इस पे बाइंड हो सके। बट मीनोसाइक्लिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ इस तरह से है कि मीनोसाइक्लिन 30S की ए साइट पर बाइंड होती है, खुद को बाइंड करती है, एंड विल इनहिबिट द अटैचमेंट ऑफ अमीनोसाइल टीआरएनए टू द ए साइट। अब आप सोचिए, जब ये टीआरएनए जो है, दिस टीआरएनए जब ये इस पे बाइंड नहीं होगा, तो कैसे ये चेन वापस इधर आएगी, और उसके बाद पेप्टाइड की इलोंगेशन होगी। जब पेप्टाइड की इलोंगेशन नहीं होगी तो कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा एंड डीएनए फॉर्मेशन नहीं होगी। नेक्स्ट ड्रग इज क्लैरिथ्रोमाइसिन। क्लैरिथ्रोमाइसिन का भी कुछ यही ऐसा ही प्रोसीजर है, बट द डिफरेंस इज कि जैसे आपने देखा उसके अंदर यहाँ पर मीनोसाइक्लिन अफेक्ट कर रही थी इस पॉइंट पर, जब 30S के अंदर वो टीआरएनए का बाइंडिंग नहीं होने दे रही थी। क्लैरिथ्रोमाइसिन इस पे ना करके इस 4th स्टेप पे एक्ट करती है। क्लैरिथ्रोमाइसिन आपके 50S पे
अफेक्ट करती है। कैसे? आपको पता है कि ये टीआरएनए जब यहाँ पे ए साइड पे बाइंड हुआ, ए साइड पे बाइंड होने के बाद ये वापस पी साइड पे जाता है, तो क्लेरिथ्रोमाइसिन क्या करेगी, इसका जो कन्वर्जन है, इसका जो ट्रांसलोकेशन है फ्रॉम ए टू पी, इट विल ब्लॉक दिस ट्रांसलोकेशन, जिसकी वजह से पेप्टाइड इलॉन्गेशन नहीं होती है, पेप्टाइड चेन फॉर्म नहीं होगी, और ए टू पी साइड का कन्वर्जन ना होने की वजह से जब पेप्टाइड चेन नहीं बनेगी तो यू नो कि डीएनए सिंथेसिस भी नहीं होगा। Now comes the pharmacology of individual drugs. तो मैंने एक tabular representation के थ्रू for simpler better understanding इसको divide कर दिया है. First drug dapsone, D clofazimine, C rifampin R, ofloxacin O, minocycline M and clarithromycin C. अगर kinetics की बात करें तो सब ये जो सारी drugs हैं ये सारी ओरल एब्जॉर्प्शन के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं। कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात करें कि टिश्यू में जाके इनके डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप देखें कहाँ पर ये ड्रग कॉन्सेंट्रेट हो रही है, तो डैप्सोन एज यू कैन सी इट कॉन्सेंट्रेट्स इनटू स्किन, किडनी, मसल, लीवर, क्लोफामाजीन इन मैक्रोफेजेस एंड सबक्यूटेनियस फ्लैट, rifampin deposits in or concentrates itself into tissues, ofloxacin in plasma, minocycline in liver, teeth, convective tissues and spleen. टेट्रासाइक्लिन की एक मेजर ड्रग है मिनोसाइक्लिन, और टेट्रासाइक्लिन के बारे में हम जानते हैं कि ये खुद को कैल्शियम कंटेनिंग मटेरियल के अंदर ज्यादा मतलब मिल्क सेल्स का बहुत मतलब एक तरीके की लड़ाई होती है, तो वहां पर ये डिपॉजिट हो जाती है और इफेक्ट दिखाती है। क्लेरिथ्रोमाइसिन आगे हम देखेंगे। मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें तो मेटाबॉलिज्म आपको पता है वैसे दो तरीके का होता है, उसके अंदर भी हमने इसको बांटने की कोशिश करी है। डैप्सोन एसिटाइलेटेड ग्लूकुरोनाइड सल्फेट कॉन्जुगेटेड इन लीवर, गेट्स conjugated in liver. Rifampin in liver, it converted into an active acetylated metabolite. Minocycline is primarily metabolized and clarithromycin is similarly partially metabolized. ये partially metabolized होता है clarithromycin, 50% it is metabolized. Excretion की बात करें तो ये सब unchanged form में यूरिन के अंदर ये convert excrete होता है. It is excreted via bile and urine. It is excreted via in urine and it is excreted in urine and bile. और ये क्लेरिथ्रोमाइसिन इसका एक स्पेशल फीचर है कि 1/3 ऑफ ओरल डोज एक्सक्रीट हो जाती है इसकी यूरिन के अंदर। टी हाफ की बात करें तो देखें इसका टी हाफ मोर देन 24 आवर्स 70 डेज, रिफैम्पिन का है 22 to 5 आवर्स, ओफ्लॉक्सासिन 5 to 8 आवर्स, मिनोसाइक्लिन 18 to 24 आवर्स एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन 3 to 6 आवर्स। सबसे ज्यादा जो टी हाफ है वो होता है क्लोफामिजीन का। नेक्स्ट इज पेनिट्रेशन। देखिए ये पुअर एनसीएफ, पुअर एनसीएसएफ, सीएसएफ स्टैंड्स फॉर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, एंड रिफैम्पिन का जो पेनिट्रेशन है वो ट्यूबिकुलर कैविटीज, केशियस मासेस, मेनिंजाइटिस एंड प्लेसेंटा के थ्रू भी हो सकता है, और सिमिलर इज विद क्लेरिथ्रोमाइसिन, सीरस मेम्ब्रेन एंड प्लेसेंटा के थ्रू ही पेनिट्रेट हो सकता है। टाइप ऑफ एक्शन की बात करें तो ये लेप्रोस्टैटिक होता है, लेप्रोस्टैटिक सिमिलर क्लोफामिजीन। स्टैटिक का मतलब होता है कि ये ग्रोथ को स्टॉप करता है एंड इट डज नॉट किल। ये भी क्लेरिथ्रोमाइसिन भी एक स्टैटिक ड्रग है, एंड दीज थ्री रिफैम्पिन, ओफ्लॉक्सासिन एंड मिनोसाइक्लिन आर साइडल ड्रग्स। रेजिस्टेंस की बात करें अगर तो डी दैट इज डैप्सोन एक रेजिस्टेंट बेसिली है जो म्यूटेट करता है फोलेट सिंथेसिस को, जो मैंने आपको बताया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसमें ये फोलेट सिंथेज नाम के एंजाइम को वहां पर उस पॉइंट पर रेजिस्टेंस एक्वायर कर लेता है। ये रिफैम्पिन के अंदर परसिस्टेंस होती है, इसका मतलब है कि ड्रग सेंसिटिव जो बेसिली हैं वो अपने आप को हाइड कर लेते हैं टिश्यूज के अंदर, और बाद में जब ड्रग विड्रॉन होता है तो फिर से एक्ट करने लग जाते हैं, मतलब इसमें रेजिस्टेंस नहीं होती। ओफ्लॉक्सासिन क्रोमोसोमल म्यूटेशन करता है, बेसिला के स्ट्रक्चर के अपने अंदर क्रोमोसोमल म्यूटेशन कर लेता है। इसके अलावा वो ड्रग के अपने अंदर परमिएशन को रिड्यूस करता है, मतलब ड्रग उस बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में अंदर ही नहीं जा पाएगी और उसको कोई इफेक्ट नहीं आएगा। थर्डली अगर उसकी टेंडेंसी होती है कि उस ड्रग को इफ्लक्स आउट करने की, जैसे मुंह में कुछ डालकर बाहर निकाल देना, तो वो भी उसकी टेंडेंसी होती है। सिमिलर इज विद मिनोसाइक्लिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये भी इनकी भी टेंडेंसी होती है ड्रग को इफ्लेक्स करने की, और क्लेरिथ्रोमाइसिन की टेंडेंसी भी होती है ड्रग को इफ्लेक्स करने की। इसके साथ मिनोसाइक्लिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन के अंदर एक और रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजी है उनकी कि वो प्लाज्मिड मीडिएटेड सिंथेसिस करते हैं। प्लाज्मिड मीडिएटेड सिंथेसिस का मतलब होता है जब आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है तो वो क्या करेंगे, कुछ ऐसे मॉड्यूलेशंस करते हैं अपने अंदर कि जो बाइंडिंग साइट है वो ड्रग की उसके अंदर वहां वो जाकर बाइंड नहीं हो पाती। जब वो बाइंड नहीं होगी तो आप जानते हैं कि नहीं आ पाएगा। एक्टिव एजेंट्स इन सबके इंडिविजुअली अलग अलग हैं, पर अगर आप देखें तो इनमें एक चीज कॉमन होती है, एम लेप्राई, जिसके खिलाफ अभी हम इस ड्रग की बात कर रहे हैं।
ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ये टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई और न्यूमोसिस्टिस जिरोवेसी के खिलाफ डैप्सोन इफेक्टिव है। और एडवर्स इफेक्ट्स की अगर बात करें तो डैप्सोन एक वेल टॉलरेटेड एजेंट है, ड्रग है, जो कि 100 mg पर डे की डोज से कि कम डोज पर भी बहुत अच्छे से अफेक्ट करता है। और माइल्ड हीमोलिटिक एनीमिया इसमें कॉज होने के चांसेस होते हैं। गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस, एलर्जी और सल्फोन सिंड्रोम इसमें बहुत कॉमन होता है। अगर सल्फोन सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो सल्फोन सिंड्रोम एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें 4 से 6 हफ्ते के ट्रीटमेंट के बाद, डैप्सोन के ट्रीटमेंट के बाद उसमें कुछ चेंजेस, ह्यूमन बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि फीवर, मलेज, लिम्फ फ्लूइड एनलार्जमेंट या जॉन्डिस, अनीमिया जैसे कुछ 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 कंडीशन आते हैं। क्योंकि ये कंडीशन आती है सल्फोन सिंड्रोम की, इसीलिए जो प्रिस्क्राइबर्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, वो जो आपकी ट्रीटमेंट रेजिमेन है उसको MDT कर देते हैं, मतलब मल्टी ड्रग थेरेपी में कन्वर्ट कर देते हैं, इसीलिए ताकि सेल्फोन सिंड्रोम ना हो पाए। नेक्स्ट इज क्लोफाजिमीन के अंदर डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, मैक्यूल फॉर्मेशन और हेयर का डिस्कलरेशन, बॉडी सिक्रीशंस, फोटोटॉक्सिसिटी, एक्ने, ड्राइनेस, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कॉम्प्लिकेशन सब में बहुत कॉमन होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब में चलता है, नॉर्मल है ये। रिफैम्पिन के अंदर हेपेटाइटिस की शिकायत आती है, ओफ्लॉक्सासिन, मीनोसाइक्लिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन सबके अपने अपने नॉर्मल एडवर्स इफेक्ट्स हैं। ये इंपॉर्टेंट जानना है कि रिवर्सिबल हियरिंग लॉस हो जाता है क्लेरिथ्रोमाइसिन के अंदर, और ये हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस भी प्रोड्यूस करता है। यूजेस की अगर हम बात करें, डैप्सोन में मैंने बताया आपको प्लाज्मा गोंडाई और न्यूमोसिस्टिस जिरोवेसी के खिलाफ डैप्सोन इफेक्टिव है, तो इसीलिए इसके जो यूज होते हैं वो आप देखें, यही 2 स्ट्रेन्स के खिलाफ इन्फेक्शन के अंदर इसके इंपॉर्टेंट यूज बताए हैं। और इसकी क्लोफेमिजीन की बात करें तो डैप्सोन रेजिस्टेंस एम लेप्राई रिस्पॉन्ड करता है इस ड्रग को बहुत बेहतरीन तरीके से, बट आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ लैग फेज। और ये MTD रेजिमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो लेप्राई रिएक्शंस के अंदर काम आता है। लेप्रोमैटिस रिफैम्पिन की बात करें तो लेप्रोमैटिस लेप्रेसी दैट इज LL, उसको ये बहुत अच्छे तरीके से टैकल करता है 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर, और स्किन लेजेंड्स को भी रिड्यूस करने का टेंडेंसी रखता है 2 महीने के अंदर। और ऑफ्लॉक्सिसिन की बात करें तो ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को बहुत अच्छे से टैकल करता है। मीनोसाइक्लिन जो है वो लेप्रोमैटिस सिम्टम जो कि LL के सिम्टम्स है उनको रिड्यूस करता है। क्लेरिथ्रोमाइसिन भी सिमिलरली सिमिलर टू मीनोसाइक्लिन लेप्रोमैटिस सिम्टम्स में बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है, और सिमिलर टू ओफ्लॉक्सासिन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को भी बहुत अच्छे टैकल करता है। इंट्रैक्शंस बोले अगर तो इट शुड नॉट बी यूज्ड इन एनेमिक पेशेंट्स, क्योंकि ये एनीमिया एक एडवर्स इफेक्ट की तरह हमने पढ़ा था कि एनीमिया कॉज करने की टेंडेंसी होती है डैप्सोन की, इसलिए इसको एनेमिक पेशेंट्स में नहीं यूज करना चाहिए। और इट शुड नॉट बी यूज इन हाइपरटेंसिव एज वेल, क्योंकि एनीमिया से वो रिलेटेड है। क्लोफेजिमीन को कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं प्रेग्नेंट, हिपैटिक एंड रीनल इंपेयर्ड पेशेंट्स के अंदर। रिफैम्पिन की अगर बात करें तो ये फूड के एब्जॉर्प्शन को डिले करता है, इसको भी कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है हिपैटिक और रीनल इंपेयर्ड पेशेंट्स के अंदर। इसके साथ जो हमने पढ़ा था ENL दैट इज इम्यून मेडिएटेड नोडोसल फॉर्मेशन, उस उन पेशेंट्स के अंदर और रिवर्सल रिएक्शन के पेशेंट्स के अंदर भी, लेप्रोसी के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर भी इसको कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है। ऑफ्लॉक्सासिन की कोई फूड इंटरेक्शन नहीं होती, और डोज नीड्स टू बी रिड्यूस्ड इन रीनल पेशेंट एज वेल। मीनोसाइक्लिन की अगर हम बात करें तो M जो है वो आपका, इसका मेन इंटरेक्शन ये है कि वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी दैट इज वर्टिगो प्रोड्यूस करता है, और इसकी कोई इंटरेक्शन एज सच फूड के साथ नहीं है। इसके अलावा क्योंकि टेट्रासाइक्लिन का एक पार्ट है, तो इसको हम इंटरेक्शन जो मिल्क, आयरन, नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स इनके साथ देना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि इंटरेक्शन कॉज करता है। इट इज ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट एंड रीनल इंपेयर्ड पेशेंट्स एज वेल। क्लेरिथ्रोमाइसिन फूड की एब्जॉर्प्शन को डिले करता है, और डोज को रिड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसके अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीपैट की कंसिडरेशन के रिस्पेक्ट में भी, कि क्लेरिथ्रोमाइसिन के पेशेंट्स मतलब लेप्रोसी के पेशेंट्स में क्लेरिथ्रोमाइसिन अगर हम दे रहे हैं तो वो जरूरी नहीं है कि हम उसको पहले देखें कि वो रीनल इंपेयर्ड पेशेंट्स है या नहीं है। इसके अलावा अगर हम इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट की इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें अगर हम, तो रिफैम्पिन के बारे में ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि रिफैम्पिन को हमने MDT के अंदर इन्वॉल्व किया है, क्योंकि वो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन जो है ट्रीटमेंट का उसको कम कर देता है और रेजिस्टेंस भी डेवलप नहीं करता, इसलिए MDT में मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिफैम्पिन को तो इंक्लूड करा ही गया है। इसके अलावा
ओफ्लॉक्सासिन का एक स्पेशल फीचर ये है कि ओफ्लॉक्सासिन साइडल एक लेप्रोसाइडल ड्रग की तरह एक्ट करता है एम लेप्राई के खिलाफ, और एक स्टडी में ऐसा भी पाया गया है कि ये 99.9% बेसिलाई को किल कर सकता है बाय नॉर्मल 22 डेज डोली। अगर हम डेली डोज दें ओफ्लॉक्सासिन की तो 99.9% बेसिलाई को हम किल कर सकते हैं, हमने ऐसा देखा है एक स्टडी के अंदर। क्लेरिथ्रोमाइसिन के अंदर ऐसा पाया गया है कि मोनोथेरेपी अगर हम क्लेरिथ्रोमाइसिन की देते हैं तो 99.9% बेसिले हमारे 8 वीक्स ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर खत्म होते हमें मिले हैं। इसके अलावा अगर हम मल्टी ड्रग थेरेपी की बात करें लेप्रोसी के केस में, तो मल्टी ड्रग थेरेपी की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि फर्स्ट डैप्सोन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स अगर हैं ऑफ एम लेप्राई तो उनको डील करने के लिए, सेकेंड टू एलिमिनेट द माइक्रोबियल परसिस्टर्स, जो माइक्रोबियल परसिस्टर्स से जो डैप्सोन के केस में आते हैं उसको निकालने के लिए भी मल्टी ड्रग थेरेपी की जरूरत पड़ी थी। थर्डली ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट को कम करने के लिए। इसके अलावा उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ इस तरह है कि ये प्रिवेंट करता है emergence of dapsone resistance, first important point. Second, quick symptoms को रिलीव करता है, और आपकी मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी के केस को भी कुछ ही दिनों में ठीक करने की क्षमता रखता है। उसके अलावा अगर हम इसको याद करने की निमोनिक अगर हम कोशिश करते हैं तो हमने पॉसिबैसिलरी लेप्रोसी के लिए DR6 जो मैंने आपको पहले बताया था, डैप्सोन रिफैम्पिन 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट चलता है, और मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी के अंदर आपका ट्रीटमेंट होता है डैप्सोन रिफैम्पिन एंड क्लोफामेजीन का, जो कि मिनिमम 2 साल के लिए चलता है और उसके बाद उसको 5 साल के लिए मेंटेन किया जाता है। NLEP ने जो 2009 में बनी थी उसने एक फिक्स ड्यूरेशन थेरेपी नाम से 24 मंथ्स का ट्रीटमेंट चलाया था। 24 मंथ्स मतलब 2 साल का ट्रीटमेंट, MBL दैट इज मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी के लिए, जिसके अंदर 24 मंथ्स के लिए वो अपना ट्रीटमेंट देते थे, और बिना ये देखे कि स्मेयर नेगेटिव आया भी है कि नहीं, इसका इंतजार ना करते हुए ये ट्रीटमेंट तो लेप्रोसी के पेशेंट्स को चलता ही है। तो मुझे लगता है कि आपको लेप्रोसी कुछ हद तक क्लियर हुई होगी, और मेरे निमोनिक्स शायद आपकी हेल्प कर सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।